तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो अभी यहाँ पर प्रिंसेस के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, मगर उसे अचानक से रियलाइज होता है कि यहाँ पर कई दिन से सूरज नहीं देखा गया, यानी कि इतने दिन हो गए हैं और अभी तक बर्फबारी हो रही है। और वहां पर एम्परर यानकांग खुद से सब लोगों को बुलाता है और उन लोगों से कहता है कि इतने दिन गुजर गए और पूरे किंगडम में कहीं भी सूरज नहीं देखा गया। वो उन लोगों से कहता है कि फौरन से इन बादलों को हटाने के लिए कोई सोल्यूशन दो, मगर वहां पे मौजूद लोग तो उल्टा उसे ही ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आप हेवन वे को फॉलो नहीं करते। मगर वहां पर मोशन उन लोगों को कोई सोल्यूशन देने की कोशिश करता है, जिसके बाद वहां मौजूद एक और बंदा वो मोशन पर ही इल्जाम लगाता है और कहता है कि पता नहीं ये शख्स हमारे साथ आगे चलकर क्या करेगा, हो सकता है शायद ये हमारे बुरे हालात का फायदा उठाना चाहता है। मगर वहां पर इंपीरियल मास्टर भी नहीं था कि वो उन लोगों की हेल्प कर सके। इंपीरियल मास्टर अपनी होने वाली बीवी के साथ एक अलग ही होली माउंटेन में चला गया था। वहां पर वो कुछ एंशिएंट रिकॉर्ड चेक करना चाहता था, मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शाओ फैन को। वो मोशन को बुलाता है और उससे कहता है कि सुनो दोस्त, क्या तुम मेरे लिए कुछ इस तरह की शिप्स बना सकते हो? यहाँ पे हर जगह स्नो फॉलिंग हो रही है, मेरे ख्याल से हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, हम लोग यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मोशन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक शिप बना दूंगा, मगर शिप बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसे बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। मैं चाहूंगा कि तुम कुछ देर तक वेट करो, जब तक वो शिप बन नहीं जाती तुम्हें इंतजार करना ही होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छी न्यूज मिलेगी। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर शिप बनाने का काम शुरू हो चुका होता है। हर शख्स अपने काम में लगा हुआ था क्योंकि उन लोगों के ऊपर एक ग्रेट डिजास्टर आ गया था, तो उन लोगों को अब आराम करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। वो लोग दिन रात काम में लगे हुए होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो लोग एक शिप के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मैकेनिज्म बनाते हैं और उसे शिप के अंदर इंस्टॉल भी करते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोशन के वो मैसेंजर्स वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग अपने डिमोनिक कल्ट सेक्ट की पूरी स्ट्रेंथ यूज करते हुए यहाँ पे एम्परर की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। पर हम लोग एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, अगर एम्परर वो हम लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से खुश होकर हमें कोई ऑफिशियल पोजीशन दे तो क्या हम उस ऑफिशियल पोजीशन को लें या फिर इनकार कर दें? तो मोशन उन लोगों से कहता है कि यानकांग किंगडम असल में एक बहुत बड़ा होली सेक्ट है और इसमें किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं जो कि अपने आप से कमजोर लोगों को बिल्कुल नीचा और घटिया समझते हैं, यहाँ तक कि वो उन लोगों की ऐसी सिचुएशन में भी मदद नहीं करना चाहेंगे। पर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों की मदद करने के लिए ही यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो अपने से नीचे वाले सब लोगों की हेल्प करते हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं जो कि दूसरे लोगों को भी मदद करने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते, यहाँ तक कि वो उनके रास्ते में रुकावटें भी खड़ी करते हैं, खास तौर पर ऐसे कल्टीवेटर्स जिनके पास अच्छी ऑफिशियल पोजीशंस मौजूद हैं। अगर तुम लोग इस होली सेक्ट के अंदर रहकर काम करना चाहते हो तो तुम लोगों को काफी संभल कर रहने की जरूरत होगी। तो वो दोनों के दोनों मैसेंजर्स कहते हैं कि होली मास्टर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और हमारी रेपुटेशन भी बिल्कुल खराब नहीं होगी। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दोबारा से फेन शाओ को दिखाया जाता है। वो वाइन पी रहा होता है, मगर उसे इस बात की जल्दी थी कि पता नहीं मोशन उसकी शिप बना भी रहा है या नहीं। वो खुद से उस एरिया में चला जाता है जहां पर शिप बनाने का काम चल रहा था। वो वहां पर जाकर देखता है कि वहां हर शख्स कोई ना कोई काम कर रहा है और बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जा रही है। वो उन लोगों की नजरों से बचते हुए चोरी छुपे अब उस एरिया के डीप में जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो देख सके कि उसके लिए कौन सी शिप बनाई गई है। अभी तक उसे जो भी शिप्स नजर आ रही थी वो छोटी शिप्स थी, यानी कि उसके काम की कोई भी शिप अभी नजर नहीं आई थी। मगर इतने में अचानक मोशन वहां पर उसे देख लेता है तो वो वहीं पे ही रुक जाता है और मोशन कहता है कि ब्रदर फेन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि शिप बनाने का ये हमारा एरिया सीक्रेट एरिया है, यहाँ पे किसी का भी आना अलाउड नहीं है। मगर फेन शाओ कहता है कि ब्रदर यकीन जानो, मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम वो हो जो तुम्हें नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लीडर होगे। पर अब मैं पकड़ा गया हूँ तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। यूं समझ लो कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। मगर मोशन उससे कहता है कि अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो तुम्हें
तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, और वो चॉइसेस कौन सी हैं ये भी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा। तो फेन शाओ कहता है ठीक है, मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। तो मोशन उससे कहता है कि ठीक है, मैं आज से तुम्हें अपने बैंडिट हॉल का एक मास्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ। मगर फेन शाओ को सिर्फ और सिर्फ शिप्स में ही इंटरेस्ट था। वो कहता है कि मुझे बताओ तो सही कि मेरी वाली शिप कौन सी है। जिसके बाद मोशन उसे वहां से एक और एरिया की तरफ लेकर जाता है जहां पर बहुत सारी शिप्स मौजूद होती हैं, और उनमें से एक बहुत ही अच्छी शिप होती है जिसे मोशन वो फेन शाओ के नाम कर देता है और कहता है कि आज से ये शिप तुम्हारी है, बाकी शिप्स वो इस शिप से थोड़ी छोटी हैं। न्यू ईयर पर मैं अपने घर वापस जाने का प्लान बना रहा हूँ, तो मैं उनमें से एक शिप अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि ये छोटी शिप है और ये चलने में ज्यादा तेज है, तो ये मेरे काम आएगी। मगर फेन शाओ कहता है कि सेक्ट लीडर मुझे जरा इससे भी बड़ी शिप दे दें, ये शिप मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी छोटी है। मगर मोशन उसे साफ साफ मना कर देता है कि बड़ी शिप्स हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बड़े डिजास्टर से बचने के लिए रखी हुई हैं, ताकि बड़ी शिप्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ दिया जा सके। ऊपर से मेडिसिन और सप्लीमेंट्स की कमी भी होती जा रही है, तो हमें अब अपने काम को और भी ज्यादा फास्ट तरीके से करना है, तो हमें अब छोटी शिप्स का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी शिप्स ज्यादा स्पीड के साथ जा सकती हैं। वो उन लोगों से कहता है कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सब लोग फौरन से तैयारी करो और अपना सामान पैक करते ही निकल चलो। यहाँ पर हुआ लिंगर वो एक स्क्रोल खोलने की कोशिश कर रही थी, तो मोशन फौरन से वो स्क्रोल उससे ले लेता है और कहता है कि जरा संभल कर इसे खोलने की गलती भी मत करना, ये काफी खतरनाक है। चलो सब लोग इसी वक्त चलते हैं। दूसरी तरफ हमें उसी प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि शाओलिन टेम्पल पर आया था। वो वहां पर उन लोगों से मिलने के बाद वहां से जा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो जिस शिकायत के लिए आया था वो शिकायत उसने कर दी थी। कि वहां से जाने के बाद हमें ओल्ड एरा के उन तीनों मास्टर्स की आवाज सुनाई देती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये यंग प्रिंस बातें करने में काफी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल सिंसियर है और वो जो बात भी कहना चाहता था वो उसने पूरी ईमानदारी के साथ कही है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, मगर जो करंट मास्टर है उसका लाइफ स्पेन बहुत ही ज्यादा लंबा है। तो दूसरा मास्टर कहता है कि भले ही वो हमारे रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं बन रहा, मगर हमें उसे अपने रास्ते से फिर भी हटाना होगा क्योंकि वो एक रूलर है और आगे चलकर वो हमारे लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। वहां पर एक और मॉन्क भी बैठा हुआ होता है और वो उन लोगों की बातें सुनकर बस हल्का सा स्माइल करता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि एक ऐसा रूलर जो कि बहुत ज्यादा जालिम हो, बेरहम हो, उसे उसके थ्रोन से हटा देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हमें दोबारा से एंशिएंट वेज को ही फॉलो करना होगा। वो लोग असल में यहाँ पर यानकांग किंगडम के प्रिंस को सपोर्ट करने के लिए उसके फादर को उसकी कुर्सी से हटाना चाहते हैं, मगर वो लोग ये भी जानते थे कि डाशियांग सिटी में जो कुछ भी हुआ है वो लोग उसे दोबारा से रिपीट होने नहीं देंगे। और वहां मौजूद लेडी कहती है कि डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लीडर का क्या करना है। तो वहां मौजूद एक मास्टर कहता है कि हमें सब कुछ बिल्कुल सावधानी से करना होगा। हम लोगों ने अगर एक भी अटैक किया तो ये अटैक एक बहुत बड़ी जंग छेड़ सकता है, जिसके बाद राइटियस सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और उस जंग में फिर इतनी बड़ी तबाही होगी कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मगर वहां पे मौजूद जो तीसरा ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री का सबसे बेस्ट टाइम है, हमें इससे बेहतर मौका आज से पहले कभी भी नहीं मिला। और वो कल्ट लीडर तो अभी सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट रियलम में है, उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी अभी तो सिर्फ उसकी कोरोनेशन सेरेमनी हुई है, उसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी कि उसकी पोजीशन अभी ज्यादा स्टेबल भी नहीं है। वो लोग यहाँ पर यानकांग एम्परर के साथ साथ मोशन को भी रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे और उस काम में वो मॉन्क उन लोगों का साथ दे रहे थे। अगले सीन में हमें दोबारा से इंपीरियल एडवाइजर को दिखाया जाता है जो कि उस होली लैंड की उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद था। वहां पर उसे बहुत सारी बुक्स दिखाई देती हैं। वो अपने डिवाइन ब्रिज रियलम से ब्रेक थ्रू करके आगे जाने के लिए वहां मौजूद ऐसे रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा था जिसके जरिए वो अपने ब्रोकन ब्रिज को रिपेयर कर सके और गोड रियलम में एंटर कर सके। मगर वो वहां पे मौजूद उस हर्मिट एल्डर से कहता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस बुक में काई हुआंग किंगडम और काई हुआंग एल्डर्स के बारे में इतनी ज्यादा बातें क्यों लिखी हुई है? आखिर ये कौन सी वाली डायनेस्टी थी जिसके बारे में इस बुक में बताया गया है? तो वो एल्डर उसे बताता है कि काई हुआंग ऐसी टर्म है जो कि असल में डाउस्ट एल्डर के लिए यूज की जाती है। खास तौर पर जेन एरा के जितने भी बुद्धिस्ट हैं या जितने भी मॉन्क्स हैं वो इसे एम्प्टी एरा कहते हैं।
लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इस एम्प्टी एरा के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हासिल कर ली थी, जिसके बाद यहाँ पर वो एल्डर इंपीरियल मास्टर को एक और स्क्रॉल देता है। तो वो उस स्क्रॉल को खोलकर पढ़ता है तो उसमें एम्प्टी एरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। वो लोग उस स्क्रॉल को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि मास्टर गालाई की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस दुनिया में 4 किस्म की एग्जिस्टेंस मौजूद है। पहली है फॉर्मेशंस, फिर है कंटिन्यूएंस और फिर है डिके, जिसके बाद है एम्प्टीनेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसे प्रोसेस ऑफ बर्थ टू डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। और एम्प्टी एरा ये एक 4th स्टेज का एरा होता है। सुनकर वहां पे मौजूद वो एल्डर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, काई हुआंग एरा वो एक एम्प्टीनेस एरा था। इसे डिवाइन काई हुआंग एरा भी कहते हैं। ये खास तौर पर ग्रेट डाशू से बिलोंग करता है। सुनकर इंपीरियल मास्टर को भी झटका सा लगता है कि क्या एम्प्टीनेस एरा ये डाशू से बिलोंग करता है। तो वो एल्डर उसे बताता है कि हाँ, एंशिएंट टाइम में डाशू के लोगों ने ब्रोकन ब्रिज को रिकनेक्ट करना सीख लिया था और वो लोग गॉड रियलम में असेंड होना शुरू हो गए थे और उन लोगों ने फिर एक साथ मिलकर अपना एक डिवाइन किंगडम बना लिया था, जिसे वो लोग काई हुआंग कहते थे। ये देखकर गॉड्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि काई हुआंग एक अलग से गॉड डायनेस्टी बन रही है। तो उन लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक ट्राइबुलेशन को काई हुआंग के ऊपर भेजा, जिससे उन लोगों ने काई हुआंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। वो ट्राइबुलेशन इतनी खतरनाक थी कि हर एक चीज पूरी तरह से जलकर राख बन गई थी, मगर वहां मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका डिवाइन ब्रिज रियलम अभी भी कनेक्टेड था। ये सुनकर इंपीरियल मास्टर कहता है इसका मतलब ये है कि वो लोग अभी भी जिंदा होंगे। तो वो एल्डर बताता है कि हाँ, वो सारे लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं, मगर उन लोगों को अबेंडेंट गॉड कहा जाता है और वो सारे के सारे लोग डाशू में कहीं मौजूद हैं। उनके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है कि वो कहां पर रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों ने नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है। और मेरा अंदाजा तो ये है कि शायद अभी वहां मौजूद जितने भी लोग होंगे उनमें से किसी का भी डिवाइन ब्रिज रियलम अब पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होगा। हम लोगों ने ऐसे कुछ इमोर्टल्स को वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था और यानकांग एम्परर ने भी अपने एक ऐसे डेक्री को भेजा था जो कि ग्रेट डाशू में गया था। क्या ये बात सच है? मगर वो लोग वहां पर किसी डिवाइन ब्रिज रियलम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं गए थे। वो लोग डाशू में सिर्फ और सिर्फ गॉड लेवल के ट्रेजर्स को इकट्ठा करने के लिए गए थे। मगर वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि शायद डिवाइन ब्रिज रियलम से भी ऊपर के लेवल के थे और उन लोगों ने हमारे उस डेक्री को वहां से निकालकर डाशू से बाहर फेंक दिया था। ये सुनने के बाद वो एल्डर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, डाशू में एक ऐसा विलेज है जिसे केयर फ्री विलेज कहा जाता है। वहां ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका डिवाइन ब्रिज रियलम कनेक्टेड है और वो गॉड लेवल में भी जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उन लोगों ने गॉड लेवल को अचीव कर लिया हो, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोबारा से यानकांग किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है और परिंदे बिल्कुल फ्रीज हो गए थे और लोग सर्दी से मरने लगे थे। उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, मगर कुछ कल्टीवेटर्स उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गए थे और वो लोग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को न सिर्फ उस स्नोफॉल से बचा रहे होते हैं बल्कि उन लोगों के लिए शील्ड्स भी बनाकर उन लोगों को कवर कर रहे थे। और हमें वहां पर मोशन को भी दिखाया जाता है, वो अपनी शिप लेकर वहां पर आ गया था और उसके पास बहुत सारी मेडिसिन और खाने पीने की चीजें थी। वो उन लोगों की ऐसी हालत को देखता है तो वो कहता है कि लगता है कि मुझे अब डाशू जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन तो खराब से खराब होती जा रही है। यहाँ लोगों को मैं इस तरह मरता हुआ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो शिप से नीचे उतर कर आता है तो वहां पे मौजूद कल्टीवेटर्स वो उसे देखते ही उसके आगे अपने हाथ जोड़कर उसे अपना होली मास्टर कहकर पुकारते हैं। तो वो कहता है कि क्या तुम लोग मेरे कल्ट सिख के लोग हो? वो उन लोगों को फौरन से ऑर्डर देता है और कहता है कि फौरन से यानकांग किंगडम में जाकर बता दो कि यहाँ पर सिचुएशन खराब हो चुकी है, यहाँ हर एक चीज बल्कि चप्पा चप्पा फ्रीज हो चुका है, लोगों के लिए हिलना ढुलना तक मुश्किल हो गया है, इनका जिंदा रहना तो बहुत मुश्किल है, पर हमें रुकना नहीं है, हमें हमेशा से यूं ही चलते रहना होगा। हमें आगे चलकर कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी कि जहाँ पे हम लोग स्टे कर सके और हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ पर सूरज की रोशनी हो, वहां हम इन लोगों को बसा सकते हैं। और ये कहने के बाद वो लोग वहां मौजूद लोगों के लिए बहुत सारे गर्म कपड़े और उनके सोने के लिए गर्म बिस्तर भी देते हैं और उनके लिए सूप बनाते हैं ताकि उन लोगों की बॉडी में थोड़ी सी हीट जनरेट हो। मोशन पर्सनली सब कुछ अपने आप ही कर रहा होता है और वो हर
डायरेक्ट की सिचुएशन को देख रहा होता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हु लिंगर वो खर्चे का हिसाब किताब लगा रही होती है और वो मोशन को बताती है कि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से हमारा खर्चा तो डबल हो गया है। ये सुनने के बाद मोशन समझ जाता है कि बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स हैं जो कि अपना सामान स्टॉक कर रहे हैं और वो उन सामानों को बेचने के लिए किसी सूरत राजी नहीं हो रहे। हमें प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए इंपीरियल कोर्ट में जाकर दोबारा से ये बातें बतानी होंगी। मैंने पहले ही जियांग प्रोविंस में डिप्टी गवर्नर को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए किसी को भेज दिया है, वो बहुत जल्द वहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। जिसके बाद वो दोबारा से लोगों को मॉनिटर करना शुरू करता है कि वो लोग जिंदा तो है ना। वो वहां पे मौजूद उन लोगों की खुद से जाकर हेल्प करता है जो लोग मौत के बिल्कुल करीब आ गए थे, वो उन्हें भी जिंदा रखने की कोशिश करता है। उसका इस तरह का बिहेवियर उन लोगों को बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर इतने में अचानक उसे एक डीमन गॉड की आवाज सुनाई देती है। वो डीमन गॉड उस क्यानकुन बेग के अंदर मौजूद था और वो मोशन से कहता है कि मुझे लगता है कि ये वेदर अटैक गॉड्स ने किया है। मुझे लगता है कि शायद उन लोगों ने ह्यूमन रेस को कोई काम करने से रोका है। वो लोग ह्यूमन रेस को एक बार में खत्म नहीं करना चाहते। यूं समझ लो कि अभी उन लोगों ने सिर्फ एक वार्निंग दी है। ये सुनकर मोशन हैरान हो जाता है कि क्या ये सिर्फ एक वार्निंग है। मगर फिर उसे अपने ग्रैंड पास की बात याद आती है। उसके ग्रैंड पास उसे कहते हैं कि जब भी डार्कनेस आए तो बाहर मत जाना। और उसे याद आता है कि जब डाशू में पहली मर्तबा यानकांग किंगडम के कल्टीवेटर्स आए थे, वो लोग भी कुछ अबेंडेंट गॉड्स की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा अबेंडेंट गॉड नजर आए तो उसे पहली नजर में ही मार देना। और उसे एम्परर के साथ बातें करते हुए भी ये बात पता चली थी कि डाशू में अभी भी गॉड्स मौजूद हैं और वहां पर बहुत सारे गॉड आर्टिफैक्ट्स भी हैं जो कि उन लोगों के काम आ सकते हैं। और उसे ये भी याद आता है कि यानकांग किंगडम ने अपने एक मास्टर को ग्रेट डाशू में भेजा था और वो पूरे डाशू में घूम कर गया था। पता नहीं डाशू का ग्रेट गॉड है कौन। यहाँ पर सिचुएशन तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हजारों मील दूर तक ये बर्फ की चादर पड़ी हुई है और लोगों का जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और अभी भी गॉड सिर्फ ये वार्निंग दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर गॉड्स और डीमंस मर नहीं सकते तो इसका मतलब है अब मुझे ग्रेट डाशू में ही जाकर किसी से मदद मांगनी होगी। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी शिप में उड़ते हुए ग्रेट डाशू की तरफ चला जाता है और सब लोग उसे बाय बाय करते हैं। मगर यहाँ पर इंपीरियल मास्टर को काई हुआंग के बारे में पता चलता है और उसके साथ साथ उसे केयर फ्री विलेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जिसके बाद वो उस एल्डर से कहता है कि मुझे काई हुआंग किंगडम के बारे में कुछ बताइए। आखिर उन लोगों ने हेवन ट्राइबुलेशन को अपने ऊपर क्यों समन किया था। तो वो एल्डर उसे कहता है कि इस हॉल में मौजूद जितना भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, अगर आप वो सारा रीड करेंगे तो सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि आपके जो इमोर्टल वहां पर गए थे वो उसे ग्रेट डिजास्टर कहने के बजाय काई हुआंग ट्राइबुलेशन कहते हैं। और ट्राइबुलेशन से पहले वहां पर 3 अलग किस्म के डिजास्टर्स पहले से ही अपीयर हो चुके थे। तो वो एल्डर कहता है कि हाँ सेम उसी तरह अब ये एरा यानकांग किंगडम का एरा है। ये सुनने के बाद वहां पे मौजूद वो लड़की कहती है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इस मर्तबा किसी भी डिजास्टर या फिर कैलेमिटी की वजह से अगर यानकांग किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आप उसे यानकांग ट्राइबुलेशन का नाम देंगे। तो एल्डर कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है। हमारा ये हाल यानकांग किंगडम की ट्राइबुलेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब यानकांग किंगडम ट्राइबुलेशन के अंडर में आएगा और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा हाल ये सब कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर पूरी तरह से मेंशन कर देगा और हर एक चीज को अच्छी तरह से नोट करने के बाद इस लाइब्रेरी में शामिल कर देगा, ताकि फ्यूचर जनरेशंस जब वो यहाँ पर आए तो उन लोगों को यानकांग किंगडम की तबाही को एक रेफरेंस के तौर पर दिखाया जाए। वो इंपीरियल मास्टर को कहता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप उसी रास्ते पर चलते रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका अंजाम भी वही होगा जो कि काई हुआंग किंगडम का हुआ था। आपका यानकांग किंगडम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये बात यहाँ पर इंपीरियल मास्टर को बिल्कुल हिला कर रख देती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके अकेले की वजह से पूरा का पूरा किंगडम बर्बाद हो सकता है। मगर वो एल्डर फिर उन लोगों को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है और इंपीरियल मास्टर अभी भी वहीं पर ही खड़ा रहता है। और वो लड़की इंपीरियल मास्टर से कह रही होती है कि इन लोगों ने जिस शाओ जिंग को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, मुझे वो कुछ अजीब सा मालूम हो रहा है। उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है वो लोग भले ही कोई भी हो, मगर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मगर मुझे इतना पता है कि हिस्ट्री वो अपने आप को बार बार रिपीट करती है और
हिस्ट्री हमेशा हमें आईना दिखाती है। जो कुछ काई हुआंग के साथ हुआ था वो अब हमारे किंगडम के साथ होने वाला है। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से मोशन को दिखाया जाता है। वो अपनी शिप के साथ बहुत ही स्पीड के साथ एक बर्फीले तूफान से गुजर रहा होता है, जहां पर उसकी मदद करने के लिए वो लिंगर और वो किलिंग ड्रैगन उसकी मदद कर रहे थे। वहां सिचुएशन काफी ज्यादा खराब लग रही थी, मगर उसके बावजूद भी मोशन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपनी शिप को तेजी से बादलों से ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। और ऊपर आने के बाद उन लोगों की सिचुएशन ही बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि ऊपर किसी किस्म का कोई डिजास्टर नहीं था। वो लोग सूरज की रोशनी को देख पा रहे थे और मौसम भी बिल्कुल क्लियर था। मगर इतने में अचानक मोशन को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई देती है और उसे कुछ अजीब सी एनर्जी भी फील होने लगती है, जिसके बाद वो फौरन से अपनी शिप को नीचे की तरफ ले जाने लगता है। तो वो लिंगर का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। मगर मोशन अपनी शिप को वहां पर छुपा रहा था, क्योंकि पीछे वो स्नेक गर्ल उसका शिकार करने के लिए बिल्कुल उसके पीछे आ गई थी। मगर जब वो ऊपर आती है तो उसे वहां पर मोशन और उसकी शिप दिखाई नहीं देते, जिस पर वो भी परेशान हो जाती है कि आखिर ये लड़का कहां चला गया, क्योंकि मैंने इसे खुद यहाँ पर आते हुए देखा था। वो अचानक से गायब कैसे हो सकता है। वो सिस्टर क्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, उसकी शिप को ढूंढने में मेरी मदद करो। सिस्टर क्यू फौरन से उस शिप को ढूंढने के लिए ट्रैकिंग इंसेक्ट का इस्तेमाल करती है और वो ट्रैकिंग इंसेक्ट्स हर जगह फैलना शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक इंसेक्ट ऐसा होता है जो कि मोशन की शिप को देख लेता है और वो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करने लगा था। इससे पहले ही मोशन अपनी सोर्ड के साथ उसे काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वहां पे मौजूद उस लड़की को पता चल जाता है कि डेमोनिक कल्ट सेक्ट का लीडर वो वहां पर मौजूद है। इससे पहले कि वो लोग मोशन को पकड़ पाते, मोशन हुओ लिंगर से कहता है कि चलो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है। ये कहने के बाद हुओ लिंगर वो अपनी टेल के जरिए उस फर्नेस की आग को और भी ज्यादा भड़का देती है, जिससे उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है कि वो लोग उन लड़कियों से बहुत ही दूर जा निकलते हैं। मोशन उन्हें छोड़कर काफी दूर निकल आया था, मगर उसके सामने अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो मोशन से कह रहे थे कि डेमोनिक कल्ट सेक्ट के लीडर तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भाग सकते, तुम इस स्नो वेदर के जिम्मेदार हो और तुम अपने गुनाह की सजा पाकर ही जाओगे। ये सुनते ही मोशन वो अपने उस ड्रैगन क्लिंट से कहता है कि तुम इस शिप को कंट्रोल करो, जरा मैंने देख कर आता हूँ। उसके सामने मौजूद बहुत सारे रेड डॉट्स होते हैं और उनमें से एक शख्स से कह रहा होता है कि तुम डेमोनिक कल्ट सेक्ट के लीडर हो और तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत पहले ही एक्सपोज हो चुकी है। बहुत सारे लोग अब तुम्हारे रास्ते में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम अब यहाँ से जा ही नहीं सकते। तुम्हें अगर वापस जाना है तो तुम जा सकते हो, मगर यहाँ से आगे जाना यानी कि मौत को दावत देना है। मगर मोशन यहाँ पर अपनी स्टार आई के जरिए देखता है कि वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स खड़े हुए हैं और वो मोशन से कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने मास्टर्स के ऑर्डर्स के साथ आए हैं, उन्होंने हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है। एक बार हम लोग तुम्हें मार दें तो उसके बाद वेदर अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तुम लोगों की वजह से अपीयर हुआ है। वो शख्स कहता है कि मेरा नाम लान यू है और मैं क्योंग ली सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर डेमोनिक कल्ट सेक्ट के लीडर को ग्रीट करते हुए अब उसे मौत के अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इतना कहने के बाद वो जैसे ही हमला करता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मोशन फौरन से अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक यूज करता है, जिसके साथ हम देखते हैं वो पहले तो कुछ स्पिरिचुअल सोर्ड्स क्रिएट करता है और जैसे उन्हें रिलीज करता है तो वो सोर्ड्स बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ती हैं और उनके रास्ते में आने वाली हर एक चीज उनसे टकराते ही पूरी तरह से इरेज हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि मोशन यहाँ पर इंपीरियल मास्टर की सिखाई हुई कोई टेक्निक यूज कर रहा है। उसने अपने सामने आने वाले किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि उनकी पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी थी। और जैसे ही वो नीचे वापस आता है तो अचानक उसे एक गोल्डन बॉडी दिखाई देती है। वो गोल्डन बॉडी असल में एक धर्मा कल्टीवेटर की बॉडी थी, जो कि थंडर क्लैप साउंड सेक्ट से आया था। वो आते साथ ही मोशन से कहता है कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं बांची ग्रेट एंशिएंट टेंपल का मॉन्क आज तुम्हें इस गुनाह की सजा दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने गोल्डन बुद्धा हैंड टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ वो उस शिप को आकर जोर से हिट करता है और उसके साथ उस शिप को वापस नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देता है, जिससे वहां मौजूद लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। और मोशन यहाँ पर ये सिचुएशन देखकर थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि उसे नजर आ रहा था कि उन लोगों की शिप सीधा नीचे जा रही है। अगर वो हैंड उस शिप को नीचे धकेलते हुए एक माउंटेन पर टकरा देता है तो
वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मोशन कभी भी ग्रेट दाशु में नहीं पहुंच पाएगा। ये देखने के बाद हम देखते हैं अचानक से उस ग्रेट बुद्धा हैंड से बहुत ज्यादा फायर एनर्जी निकलने लगती है, जिस पर वो मोक भी हैरान हो जाता है और देखते ही देखते मोशन यहाँ पर फायर लॉर्ड फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है और उसके फायर लॉर्ड फॉर्म में इतनी जान होती है कि वो फौरन से ऊपर आते ही कल्टीवेटर को अपने पंचेस के साथ हराने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है, मगर वो मोक उसे अपने पाल्म अटैक के साथ रोक रहा था। मगर मोशन जब वो अपने पावर को बढ़ाता है और उस पर दोबारा से पंच से वार करता है तो इस मर्तबा वो उसे इतनी जोर से पुश करता है कि वो कल्टीवेटर भी इससे काफी बुरी तरह हर्ट होता है। उसकी हालत ऐसी खराब हो जाती है कि उसकी वो धर्मा बॉडी अपने आप ही इरेज होने लगती है और साथ में वो शिप जब उस हैंड के साथ नीचे जा रही थी तो वो हैंड भी पूरी तरह से इरेज हो जाता है और उसकी वजह से वो किलिंग ड्रैगन उस शिप को दोबारा से कंट्रोल कर लेता है और वापस से ऊपर ले आता है। ये देखने के बाद मोशन समझ जाता है कि ये कल्टीवेटर अब लड़ने के लायक नहीं रहा और ये अब उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, तो इसीलिए वो फौरन से अपने शिप में वापस चला जाता है और वहां पर जाते हुए कहता है कि लगता है दाशु की ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि आगे बहुत सारे मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।